Jai Hind everyone. We were discussing the question answers of lesson 2 Nelson Mandela A Long Walk to Freedom. First part of oral comprehension check we have done. Today we will continue with the second part. What do the military generals do? How has their attitude changed and why? मिलिट्री जनरल्स ने क्या किया, उनका ये जो रवैया था वो किस प्रकार से चेंज हुआ, मतलब क्या चेंज दिखा और क्यों, क्या किया मिलिट्री जनरल से हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि उन्होंने आकर अपनी पूरी चेस्ट पे रिबन सजे हुए, मेडल सजे हुए, अपनी पूरी यूनिफॉर्म में उन्होंने आकर नेल्सन मंडेला को सल्यूट किया और अपनी लॉयल्टी को उनके प्रति प्लेज किया। क्या चेंज आया है उनके एटीट्यूड में कि कुछ साल पहले तक उन्होंने सल्यूट नहीं किया होता बल्कि नेल्सन मंडेला को अरेस्ट किया होता। और ये चेंज क्यों आया? क्योंकि पुराने अपार्थाइड का सिस्टम खत्म होकर अब साउथ अफ्रीका में नई डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो चुकी है। हम कैसे लिखेंगे आंसर को? व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू? मिलिट्री जनरल्स विथ देयर चेस्ट bedecked with medals and ribbons, saluted Nelson Mandela and pledged their loyalty towards the government. Change the paragraph. How has their attitude changed? Their attitude has changed as few years ago they would have arrested Nelson Mandela instead of saluting him, and this change happened because the old system of apartheid has ended and new democratic South Indian African government has established. All right. Why were two national anthems sung? दो नेशनल एंथम उस दिन क्यों गाए गए? हमने पढ़ा था कि एक जो पुराना नेशनल एंथम था वो अश्वेत लोगों ने गाया और जो नया नेशनल एंथम था वो श्वेत लोगों ने गाया। तो ये दो नेशनल एंथम क्यों गाए गए थे? क्योंकि ये साउथ अफ्रीका के इस बदलाव को और उस बदलाव के प्रति स्वीकृति को सिंबलाइज कर रहे थे। मतलब वो ये बता रहे हैं कि जो पुराना सिस्टम है वो अब बदल चुका है नए सिस्टम में, एक जस्ट सिस्टम में, और उस सिस्टम का सब लोगों ने दिल खोलकर स्वागत किया है। ठीक है, तो टू नेशनल एंथम्स वर संग टू सिंबलाइज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू सिस्टम एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एवरीबडी ओपन हार्टेडली ऑफ दैट न्यू सिस्टम। ऑलराइट, how does Mandela describe the systems of government in his country in the first decade and in the final decade of the 20th century? मंडेला 20th सेंचुरी के पहले दशक और आखिरी दशक में अपने देश की सरकार के व्यवस्था में किस प्रकार से परिवर्तन बता रहे हैं, किस प्रकार से डिस्क्राइब कर रहे हैं वो अपनी सरकार को। दो क्वेश्चन है तो पॉइंट में ही हम आंसर लिखेंगे। Mandela describes the system of government in his country in the first decade of the 20th century as, क्या बताया था उन्होंने? पहली सेंचुरी में जो एंग्लो बोअर वॉर थी वो खत्म हो चुकी थी, तो सारे श्वेत लोगों ने मिलकर आपस में यूनाइट हुए और उन्होंने अश्वेत लोगों के प्रति अपार्थाइड के सिस्टम को स्ट्रक्चर को डेवलप किया। और फाइनल डिकेड में कैसे चेंज हुआ कि वो सिस्टम अब बदल चुका है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। ठीक है, अगर अपन इसे देखें तो अपन को इस पैराग्राफ में ये आंसर मिलेगा। Here the answer is, in the first decade of the 20th century, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. तो वो क्या कह रहे हैं, जो पहले दशक में उनकी सरकार थी वो एक ऐसा स्ट्रक्चर था, एक ऐसा रेशियल डोमिनेशन का स्ट्रक्चर था जो कि वन ऑफ द हार्शेस्ट एंड मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। सबसे ज़्यादा क्रूरतम और कठोरतम सोसाइटी थी जो उस वक्त फॉर्म हुई थी। और लास्ट डिकेड में ये पूरा सिस्टम पूरी तरह से ओवरटर्न हो चुका है, बदल चुका है और एक ऐसे सिस्टम के द्वारा बदला जा चुका है जो कि हर इंसान के, उसके रंग को देखे बिना हर इंसान के अधिकारों और आज़ादी को सम्मान देता है। ठीक है, तो हम आंसर कैसे लिखेंगे इसका? Mandela describes the systems of government in his country in the first decade of the 20th century as the system of racial domination, which was the most harshest and inhumane system of the world ever.
And Mandela describes the system of government in his country in the final decade of the 20th century as the system which recognizes the right and freedom of every individual regardless of his color of the skin. ठीक है. Which does he think is natural to love or to hate? मंडेला के अकॉर्डिंग स्वाभाविक क्या है, प्राकृतिक रूप से इंसान के पास क्या है, प्यार करना या नफरत करना? तो उनके अकॉर्डिंग टू लव इज़ मोर नेचुरल. लव वो प्यार वो भावना है जो एक छोटे से बच्चे के हृदय में भी होती है. तो आंसर कैसे लिखेंगे? ही थिंक्स टू लव इज नेचुरल. ऑलराइट. नाउ वी कम टू द लास्ट ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक. व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशंस? किन दोहरी जिम्मेदारियों की मंडेला बात कर रहे हैं? तो हमने लेसन में पढ़ा है कि पहली जिम्मेदारी तो वो है जो किसी आदमी के माता पिता, परिवार, बच्चे, पत्नी, भाई बहन और अपने परिवार के प्रति होती है. और दूसरी जिम्मेदारी वो जो कि उसके कंट्री, उसके समाज, उसके नागरिकों के प्रति होती है. ठीक है. तो आंसर कैसे लिखेंगे? मंडेला मेंशंस द ट्विन obligations as the obligations toward his parents, his wife, his children, his family, and the obligations toward his country, his people, his society, his community. ठीक है. What did being free mean to Mandela as a boy and as a student? How does he contrast these transitory freedoms with the basic and honorable freedoms? मंडेला के हिसाब से स्वतंत्रता एक बच्चे और एक विद्यार्थी के तौर पर स्वतंत्रता का क्या मतलब है, और उन्होंने इस टेम्परेरी स्वतंत्रताओं को बेसिक और मुख्य आज़ादियों से कैसे कॉन्ट्रास्ट किया है, कैसे कंपेयर किया है. तो हमने पढ़ा है कि एक बच्चे के तौर पर मंडेला के अकॉर्डिंग स्वतंत्र होना क्या था? बैलों की पीठ पे घूमना, नदी में तैरना, आकाश के नीचे अपना खाना पका सकना, खेतों में भागना दौड़ना, ये एक बच्चे उनके बचपन में उनके लिए स्वतंत्रता थी. विद्यार्थी के तौर पर उनके लिए स्वतंत्रता क्या थी? अपनी मर्ज़ी से पढ़ना, जो चाहे वो पढ़ना, रात को बाहर रह सकना, ये उनके लिए स्टूडेंट के तौर पर एक स्वतंत्रता थी. और ये जो स्वतंत्रताएं थी उन्होंने बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम से कैसे कॉन्ट्रास्ट किया, कैसे कंपेयर किया है? उन्होंने ये कहा है कि ये जो टेम्परेरी फ्रीडम्स थी ये जब तक अपने फादर, अपने कम्युनिटी, अपनी ट्राइब के रूल्स को फॉलो करते थे तो इसमें लॉ बीच में नहीं आता था. जबकि जो बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम्स थी जिसके अकॉर्डिंग एक आदमी, आम आदमी अपनी इच्छा, अपने इंक्लिनेशन से अपनी ट्विन ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सकता है, उसमें आदमी को पूरी तरह से बांध दिया जाता था, रोक लिया जाता था. ठीक है. तो पहले तो हम लिखेंगे कि मंडेला के अकॉर्डिंग बॉय और स्टूडेंट की फ्रीडम क्या है. एक बॉय के तौर पर अकॉर्डिंग टू मंडेला इन द फ्रीडम एज अ बॉय इज टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स, टू राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ बुल्स. Okay, freedoms as a student according to him is the to stay out at night, to read what he pleased, to go where he chose. So these are the transitory freedoms as boy and as student. He contrasts these transitory freedoms with the basic and honorable freedoms by saying that to enjoy these transitory freedoms he just need to abide by the laws of rules of society, of his elders, of his community, and the law and the government was not in between that freedom. But to enjoy the basic and honorable freedoms, to be able to fulfill the twin obligations as his own wish, he was totally जंजीरों में जकड़ा होना था. He was totally captivated by the laws behind the bars. ऐसे वो कंपेयर करते हैं. ठीक है. डज मंडेला थिंक द ऑपरेसर इज फ्री? वाई और वाई नॉट? क्या मंडेला को लगता है कि शोषक स्वतंत्र है? क्यों और क्यों? तो नहीं, मंडेला को लगता है कि ऑपरेसर भी फ्री नहीं है. तो आंसर कैसे लिखोगे? क्यों फ्री नहीं है, पहले ये समझेंगे हम. क्यों फ्री नहीं है ऑपरेसर? क्योंकि जो इंसान दूसरे से स्वतंत्रता उसकी छीन रहा है, जो दूसरे को परेशान कर रहा है, वो खुद भी उस नफरत की, उस प्रेजुडाइज की सलाखों के पीछे कैद है. ठीक है. ये आंसर हमें
यहाँ मिलेगा। तो डज मंडेला थिंक, तो नो, मंडेला डज नॉट थिंक दैट द ऑप्रेसर इज फ्री, बिकॉज द पर्सन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइज एंड नैरो माइंडेडनेस। ठीक है, इसके आगे के जो ये थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट एंड थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज एक्सरसाइजेज हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।